सिंगापुर जाने का डिसाइड कर लिया है या सोच रहे हो उसके बारे में, तो उससे पहले ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। इस वीडियो में नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों के दोनों कवर किए गए हैं सिंगापुर के स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग। ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अपने कीमती समय से सिर्फ़ और सिर्फ 50 मिनट निकाल के ये वीडियो देख लो, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बाद में आपको पछताना ना पड़ेगा। इस वीडियो में है क्या, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस वीडियो में है कि MK वीज़ा एडवाइस कोई नाम से कोई चैनल है जो कि इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाता है वीज़ाज़ को लेके। उसने एक वीडियो बना रखी है इधर सिंगापुर की, जिसमें उन्होंने बता रखा है कि आपको सिंगापुर नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। उसी वीडियो को पैरेलल लेके मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको सिंगापुर आना चाहिए और क्यों आना चाहिए। ये पूरी की पूरी आप वीडियो देख लो, आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और लास्ट में इस वीडियो का कंक्लूज़न भी निकाल दूंगा मैं आपके लिए कि किस बंदे को यहाँ पर आना चाहिए और किस बंदे को यहाँ पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मान सिंह है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं HTS ब्लॉग। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंगापुर के बारे में, वहाँ पर स्टडी लाइफ के बारे में। क्या आप लोगों को वहाँ स्टडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। स्टडी करनी है नहीं करनी है, आप वीडियो देखने के बाद डिसीजन आपने लेना है कि वहाँ पर क्या स्टडी करने का मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या मैं आगे यहाँ स्टडी करके क्या आगे मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसके बारे में मैं आज आपको वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सिंगापुर की जो स्टडी के बारे में कि हम लोगों को सिंगापुर में स्टडी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मैं आप लोगों को ये सारी बात क्लियर कर दूंगा। स्टडी करनी है नहीं करनी है, इस वीडियो देखने के बाद या सुनने के बाद वो आपकी इच्छा है। सबसे पहले सिंगापुर में हम स्टडी इसलिए करने के लिए जाते हैं कि वहां पर जो स्टडी है बहुत सस्ती है, मीन की दूसरी कंट्री के मुताबिक, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, उसके मुताबिक स्टडी यहाँ पर सस्ती है। सस्ती क्यों है? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऐसे ऐसे कॉलेज हैं जो कि इंडियंस या किसी और पाकिस्तानी या किसी और कंट्री, बांग्लादेश हो गया या छोटी कंट्रियां, जहाँ से बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए इन कंट्रियों में आते हैं स्टडी करने के लिए। वहाँ पर जो कॉलेज हैं उनकी 1 साल की स्टडी होती है और कई कॉलेज जो MOM से रजिस्टर्ड भी हैं और कई कॉलेज MOM में रजिस्टर्ड नहीं हैं, मगर हर जगह ये स्टडी चलती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, पंजाब में आइलर्स के जो कई कॉलेज या कई इंस्टीट्यूट खुले हैं, वहां पर हम लोग जाते हैं। ऐसे ही सिंगापुर के अंदर स्टडी के लिए कॉलेज खुले हुए हैं जहां पर फॉरेनर बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। देखिए, जो इनका सबसे पहला पॉइंट है वो पॉइंट है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सिंगापुर में जितने भी कॉलेजेस हैं ना, वो MOM से कुछ तो रजिस्टर्ड हैं और कुछ रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो इनका पहला पॉइंट ये है। अब मैं इसको क्लियरफाई करता हूँ कि MOM होता क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जान लेना चाहिए कि MOM होता क्या है। MOM होता है मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, जो टेक केयर करता है एम्प्लॉय की, चाहे वो फॉरेनर है चाहे वो लोकल सिंगापुरियन है। जो लोग यहाँ पर सिंगापुर में काम कर रहे हैं उनकी टेक केयर करता है ये मिनिस्ट्री MOM। अब इसका काम क्या होता है? इसका ये काम होता है कि बाई चांस कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉयर से दुखी है या किसी उसको पूरी सैलरी नहीं मिल रही है, टाइम पे नहीं मिल रही है सैलरी, तो आप इसमें कंप्लेन कर सकते हो, ये आपकी टेक केयर करेगा। जैसा कि हमारे इंडिया में होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, हमारे वहाँ इंडिया में ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। वैसे ही ये यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर ये काम करता है। तो इनका क्वेश्चन था कि ये कुछ कॉलेज रजिस्टर्ड होते हैं और कुछ कॉलेज रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सर, कॉलेज तो कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होता है MOM से। हाँ, कॉलेज कोई भी रजिस्टर्ड नहीं होता है MOM से, खाली उस कॉलेज के जितने भी कोर्सेज़ हैं, कोर्सेज़ रजिस्टर्ड होते हैं MOM में। अब कोर्सेज़ कैसे रजिस्टर्ड होते हैं कि जैसे बाई चांस लगा लो कि आप हॉस्पिटैलिटी के लिए यहाँ पर आ रहे हो, जिसमें आपका 6 महीने का डिप्लोमा है और 6 महीने की आपकी OJT है, मतलब एक वर्क परमिट आपको मिलेगा। जो वर्क परमिट आपको मिलेगा वो इसको हैंडल करेगा, वो रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है इसमें MOM में।
आप समझे? मतलब ये मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर जो भी देखता है वो देखता है आपके काम से रिलेटेड जितने भी वर्क है। आप एक एम्प्लॉय हो, अगर आप एम्प्लॉय हो तभी आपके रिलेटेड है ये MOM। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपसे कोई रिलेटेड है ही नहीं है। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर IT का कोर्स कर रहा हूँ यहाँ पर, और मेरा जो कोर्स है वो MOM से रजिस्टर्ड नहीं है, मतलब मेरे को कोई OJT नहीं मिलेगी इधर। तो ये होता है MOM का काम। अब देखिए कोर्स कैसे रजिस्टर्ड होते हैं MOM में, मैं आपको बता देता हूँ। MOM में कोर्स ऐसे रजिस्टर्ड होते हैं कि बाई चांस लगा लो कि आप एक हॉस्पिटैलिटी का कोर्स कर रहे हो, तो जो वो कॉलेज है ना, वो कॉलेज हॉस्पिटैलिटी का एक प्रोग्राम रन कर रहा है, उधर कोर्स चला रहा है कि आप हमारे पास आओ, ये डिप्लोमा करो, हम आपको ये ट्रेनिंग देंगे, मतलब आपकी OJT हम लगवा देंगे। तो अब वो रजिस्टर्ड कैसे होती है कि जो कॉलेज है वो वहाँ के जितने भी रेस्टोरेंट है ना सिंगापुर में, वो उनसे टाई अप करता है कि सर मैं ऐसा कोई डिप्लोमा चला रहा हूँ, ये कोई कोर्स चला रहा हूँ, इसके ख़त्म होने के बाद हमारे यहाँ से जो बच्चे पास आउट होंगे उनकी प्लेसमेंट आप करोगे या नहीं करोगे, वो उनसे पूछते हैं रेस्टोरेंट वालों से। अगर कोई भी तीन रेस्टोरेंट एक कॉलेज के अगर उनको हाँ बोल देते हैं, हाँ हम आपके बच्चों को लेंगे, तो वो कोर्स जाके MOM में रजिस्टर करवा देते हैं कि उनके लिए फिर वो OJT की परमिशन मिल जाती है कि 6 महीने तक आप यहाँ पर ये कोर्स करोगे और उसके 6 महीने बाद जाके आपको ये OJT मिलेगी। चाहे वो OJT आपको कहीं भी मिले पूरे सिंगापुर में, वो ऐसा नहीं है कि उन 3 रेस्टोरेंट में ही जाना है। OJT फिर अगर आपका कोर्स MOM से रजिस्टर्ड हो गया तो आपको OJT मिलेगी ही मिलेगी। आज नहीं मिलेगी तो कल मिलेगी, कल नहीं मिलेगी तो अगर आप 1 साल बाद भी यहाँ पर आते हो और अप्लाई करते हो जॉब के लिए, अगर आपको कोई एम्प्लॉयर मिल जाता है या आपका कॉलेज आपकी OJT लगवा देता है, तब भी आप OJT करोगे 6 महीने तक। वो 6 महीने तक आपका कंफर्म है कि आपको वर्क परमिट मिलेगा ही मिलेगा। ये था हमारा पहला पॉइंट। उनको ये लगता है कि यहाँ पर स्टडी बहुत सस्ती है। 1 साल का डिप्लोमा है, कोई एजेंट 3.5 लाख रुपए ले रहा है, कोई एजेंट 2.5 लाख रुपए आप लोगों से ले रहा है, और उसको क्या बेनिफिट है एजेंट को वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो मुझको मालूम है कि उनमें से एजेंट को क्या बेनिफिट मिलता है। इनका जो सेकंड पॉइंट ये है कि एजेंट का फ़ायदा, मतलब एजेंट का फ़ायदा क्या है ये आपको नहीं बताएंगे, मैं आपको इधर क्लियर कर दूंगा कि एजेंट का फ़ायदा क्या होता है। मेरा सबसे पहला पॉइंट ये है कि इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो बगैर फ़ायदे के कोई काम करता हो? कोई इंसान नहीं है। सबको किसी ना किसी चीज़ में अपना फ़ायदा नज़र आता है, इसीलिए वो काम करता है। जैसे कि आप लोग भी, अगर आप इंडिया में भी कहीं पर जॉब कर रहे हो और उस जॉब के बदले आपको पैसा मिल रहा है, तो आपका फ़ायदा एक पैसा है, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो इस दुनिया में बगैर फ़ायदे के कोई काम हो ही नहीं सकता। मेरा कोई फ़ायदा नहीं है तो मैं ये YouTube चैनल भी ना चलाऊं, ठीक है। उसी तरीके से ये सर भी हैं। इन सर का क्या काम है, ये सर इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाते हैं वीज़ा से रिलेटेड और YouTube पे अपलोड करते हैं। अब YouTube ये अपनी वीडियो बना के YouTube पे अपलोड करते हैं, YouTube इसको उसके रिटर्न में इसको पैसा देता है, चाहे अब वो कितना भी देता हो, 10 रुपये देता हो, 1000 रुपये देता हो, कितना भी रुपये देता हो, वो YouTube इसको इस वीडियो के बदले में पैसा दे रहा है। और YouTube का क्या फ़ायदा है, अब YouTube का ये फ़ायदा है कि आप जैसे लोग YouTube पे जाओगे और ये वीडियो देखोगे और बीच में ऐड रन होंगे, अब उन ऐड रन का जो जितने भी बंदे उन पे ऐड चलाते हैं वो उसको YouTube को पैसा देंगे, इसलिए YouTube के पास पैसा जा रहा है। अब फ़ायदा तो उसका भी है, जो इंसान वीडियो बना रहा है उसका फ़ायदा हो गया कि भाई उसको पैसे मिल रहे हैं। यूट्यूब, हमारे जैसे लोग यूट्यूब को देखते हैं और ऐड बाकी जो बिजनेसमैन होते हैं उन पे ऐड रन करवाते हैं, इसलिए यूट्यूब भी उनसे पैसा कमा रहा है। और आपका क्या फ़ायदा हुआ, आपका ये फ़ायदा हुआ कि आप उसको वीडियो को देख रहे हो और आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका फ़ायदा है। तो ये होता है फ़ायदा। अब यहाँ के जितने भी इंडिया में कंसल्टेंट हैं या कहीं भी हैं, चाहे वो कहीं का भी काम करवाते हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया का काम करवाते हैं, चाहे कनाडा का, कहीं का भी लगा लो आप काम करवाते हैं, उनका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता ही है। अब फ्री में तो कोई काम नहीं करता, फ्री में तो मैं भी काम नहीं कर रहा हूँ। अब कंसल्टेंट का कैसे फ़ायदा होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो यहाँ नहीं, सिंगापुर में नहीं। ये सर तो कह रहे हैं कि सिंगापुर में बेनिफिट होता है। वो कहीं भी बच्चे आप कंसल्टेंट आपको कहीं भी भेजता है, सिंगापुर भेजता है, ऑस्ट्रेलिया भेजता है, कनाडा भेजता है, उसका फ़ायदा होता ही है, वो पैसे अर्न करता है। तो आपको जब आपके सब दरवाजे बंद हो जाते हैं बाहर जाने के लिए,
भी मैं कैसे जाऊं, तो आप एक रास्ता चुनते हो स्टडी बेस पर। भी मैं स्टडी बेस पर सिंगापुर जाऊंगा, क्या मैं वहां पर सेटल हो सकता हूं? तो आप पहली बात है, वहां पर सेटल नहीं हो सकते आप स्टडी बेस पर। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यहाँ पर आप स्टडी करने जाते हो तो वहां पर क्या किया, वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो और वहां पर कुछ सालों के बाद आप पीआर ले सकते हो। मगर आप लोगों को मैं एक डिक्लेयर बात बता देता हूँ, सिंगापुर में जो 1 साल का डिप्लोमा करने के लिए जाता है उसके लिए वहां पर वर्क भी नहीं है। मीन की स्टडी कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को सिंगापुर में काम नहीं मिलेगा। आप लोगों को एक बारी नहीं, मैं 2 बारी बता रहा हूँ, 3 बारी बता रहा हूँ कि सिंगापुर में 1 साल की स्टडी करने के बाद आप लोगों को कोई काम नहीं मिलेगा। एजेंट आपको ऐसे बता रहे हैं कि आप स्टडी कीजिए, 1 साल के बाद आपको एस पास लग जाएगा। कुछ नहीं लगेगा। आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूँ, आपने जाना है नहीं जाना है वो आप पर डिपेंड करता है। अब और जो अब इनका जो तीसरा पॉइंट ये है, ये बोल रहे हैं कि एजेंट आपको यहाँ पर ये बोल के भेजता है कि आपको 1 साल की स्टडी के बाद यहाँ पर आपको पास मिल जाएगा, कोई आपको जॉब मिल जाएगी। देखिए, अगर कोई भी एजेंट आपको ये बोलता है तो वो सरासर गलत बात है, उस पर विश्वास मत करना। रही दूसरी बात, इन्होंने दूसरी बात ये बोली कि आप कभी भी यहाँ पर सेटल नहीं हो सकते हो, वो बात गलत है। देखिए, आप ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो आपको गारंटी देती हो कि आप वहाँ पर जाओगे और वहाँ पर आप सेटल हो जाओगे। अब रही बात कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप की, वहाँ पर आप स्टडी ख़त्म करने के बाद भी आपको कोई ना कोई एम्प्लॉयर ढूंढना पड़ता है और तभी आपको कोई ना कोई आपको वहाँ पर वर्क परमिट मिलता है, कोई पास मिलता है। ऐसा नहीं है कि आप कनाडा चले गए, वहाँ तो बस स्टडी ख़त्म करी और वहाँ 15-20 एम्प्लॉयर आपके लिए बैठे हैं, आपके हाथ में जॉब लेके बैठे हैं कि आप ये जॉब करो, हमारे पास आ जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, कनाडा जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपको जॉब तो सर्च करनी ही पड़ेगी। जॉब सर्च करोगे, जॉब मिलेगी, तभी तो आपको पास मिलेगा। सिंगापुर में भी सेम ही है। यहाँ पर 1 साल की स्टडी है, 1 साल की स्टडी के अंदर अगर आप कोई जॉब सर्च करते हो, आप किसी चीज़ में कैपेबल हो, तभी तो आपको जॉब मिलेगी, तभी तो आगे फर्दर आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा, तभी तो आपको कोई ना कोई पास मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब लिख के दे दिया कि सिंगापुर से तो कोई कामयाब होकर निकल ही नहीं सकता। देखिए, यहाँ पर बहुत से लोग कामयाब हुए हैं और हो भी रहे हैं। बहुत से लोगों के पास, मेरे नोन में है खुद, जो मेरे करंट में स्टडी पास की है और उनको पास मिला है, मेरे खुद के नोन है। हाँ, ये है, चांसेस कम हो सकते हैं कि जैसे सिंगापुर में चांसेस बहुत ज़्यादा कम है इन चीज़ों के, जॉब के, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा चांसेस उन चीज़ों के ज़्यादा हैं। उसी हिसाब से आप पैसा भी खर्च करते हो, उसी हिसाब से आप 15 लाख रुपए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में लगाते हो, उसी हिसाब से 2.5-3 लाख रुपए आप सिंगापुर में लगाते हो, जिसकी उम्मीद आप कंपेयर कर सकते हो खुद से। लेकिन जॉब आपको कनाडा में भी सर्च करनी पड़ेगी, सिंगापुर में भी सर्च करनी पड़ेगी। कैपेबल आप अगर कनाडा में है तो कनाडा में मिलेगी, कैपेबल आप इधर सिंगापुर में हो तो आपको इधर भी जॉब मिलेगी, इधर भी पास मिलेगा। वो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने कैपेबल हो। ठीक है। और स्टडी 2.5 साल, आपने 1 साल की स्टडी के लिए सिंगापुर जाना है। पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आपके पास इतनी अप्रोच नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया जा सकें, कनाडा जा सकें या अमेरिका जा सकें। वहां पर स्टडी क्यों महंगी है? वहां पर स्टडी इसलिए महंगी है क्योंकि वहां पर जो कॉलेज हैं या यहाँ पर जो यूनिवर्सिटीज में आप पढ़ने के लिए जाते हो, उनकी स्टडी इसलिए महंगी है क्योंकि उनके जो कॉलेज हैं वो गवर्नमेंट से अप्रूवल है। वहां की गवर्नमेंट ने एक जो फॉरेनर्स स्टूडेंट्स के लिए अच्छा बेनिफिट दिया है कि आप स्टडी करने के बाद आप वहां पर वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उनको पता है कि इस बच्चे ने हमारी कंट्री में स्टडी की है और यहाँ पर इसने काम भी सीखा है और उसके बाद क्या है कि इसको एक्सपीरियंस भी हो चुका है काम का, तो वो वहां पर LMI के लिए अप्लाई कर देते हैं कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में वर्क परमिट के लिए, अमेरिका में वर्क परमिट के लिए, तो उनको मिल जाता है। मगर हम बात कर रहे हैं सिंगापुर की।
सिंगापुर में जो अब इनका जो चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट ये कह रहे हैं ये कि यहाँ सिंगापुर में कॉलेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं है, बल्कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा इनके कॉलेज अप्रूव्ड हैं। देखिए सिंगापुर का मैं आपको बता दूं, सिंगापुर में यहाँ कॉलेज आप छोड़ दीजिए, यहाँ अगर किसी की छोटी सी भी दुकान है ना, कोई छोटी सी, कोई 10 गज में खोल के बैठा है या 20 गज में खोल के बैठा है, वो भी यहाँ रजिस्टर्ड है। यहाँ ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है पूरे सिंगापुर में, एक छोटी सी चीज़ भी, कि अगर बंदा कुछ बेच रहा है सामान कस्टमर उससे ख़रीद रहे हैं, वो रजिस्टर्ड ना हो। यहाँ एक एक बंदा टैक्स देता है, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो टैक्स नहीं देता है। यहाँ फ्रॉड तो हो ही नहीं सकता। कॉलेज यहाँ के सारे अप्रूव्ड हैं EDU ट्रस्ट से। एजुकेशन ट्रस्ट है एक EDU ट्रस्ट, जिससे ये अप्रूव्ड है। यहाँ की गवर्नमेंट का कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट है जिससे ये हर कॉलेज अप्रूव्ड है। जैसे हमारे इंडिया में जो इंडिया की जो यूनिवर्सिटी होती है, कॉलेज होते हैं, वो UGC से अप्रूव्ड होते हैं, वैसे ही सिंगापुर भी एक EDU ट्रस्ट से अप्रूव्ड है, जो यहाँ आप एक एजुकेशन का सेंटर खोल सकते हैं, अपने कोर्स आप सेल कर सकते हो, पढ़ा सकते हो बच्चों को, जो कुछ करना है आप कर सकते हो। EDU से आप अप्रूव्ड है, तो यहाँ के सारे कॉलेज अप्रूव्ड हैं और यहाँ कभी फ्रॉड हो नहीं सकता आपके साथ कि आपको भेज दिया उधर से इंडिया में कि यहाँ पर एक कॉलेज है और इस कॉलेज में पढ़ना है, और वहाँ आप जाके देखते हो कि यहाँ तो कोई कॉलेज है ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हर कॉलेज अप्रूव्ड है EDU ट्रस्ट से। जो इनका जो पाँचवा पॉइंट ये था कि आप कनाडा जाते हो, ऑस्ट्रेलिया जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो वहाँ जाके आप स्टडी के बाद अपना वर्क परमिट आप ले सकते हो वहाँ पर। वो अगर आपको जॉब मिल जाती है या नहीं मिलती है तो आप अपना वर्क परमिट वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। देखिए सिंगापुर में भी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन सिंगापुर में भी आपको उतने रुपए देने पड़ेंगे जितने आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में दे रहे हो। यहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, नेशनल यूनिवर्सिटी है जैसे कि हमारे यहाँ सिंगापुर में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसमें एडमिशन लेना बहुत ही मुश्किल है। उसकी जो फ़ीस है, उसकी फ़ीस है 25 लाख रुपए, जिसमें से 15 लाख रुपए आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। वो स्कॉलरशिप इसीलिए मिलेगी कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ सिंगापुर में रहना पड़ेगा, 3 साल तक यहीं जॉब करनी पड़ेगी, तब जाके वो आपको 15 लाख रुपए की स्कॉलरशिप देंगे, और तो आपका 10 लाख रुपए पर साल का ये बजट हो जाता है उधर नेशनल यूनिवर्सिटी में। समझ रहे हो आप? लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि आपको एडमिशन मिल जाए। वहाँ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को एडमिशन मिलते हैं, इसीलिए स्टडी कंप्लीट होने के बाद 3 साल का उनसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि आप सिंगापुर में ही रहोगे और सिंगापुर के लिए ही काम करोगे। तो ऐसा तो यहाँ भी है, यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा वहीं सब कुछ है, सिंगापुर में तो कुछ है ही नहीं। यहाँ भी है, लेकिन आपको पैसे उतने ही खर्च करने पड़ेंगे। अब आप पैसे खर्च कर रहे हो 3 लाख रुपए, और आप सोच रहे हो कि मैं कनाडा और उससे कंपेयर कर दूं सिंगापुर का। सबसे पहली बात, हम सिंगापुर को कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, इनसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, यूरोप से कर सकते हो, क्योंकि फ़ीस बराबर की है। आप लोग जा रहे हो स्टडी के लिए, आप लोगों को पहले मैं बता चुका हूं कि आपके पास वो 14 से 15 लाख रुपया या 20 लाख रुपया अफोर्ड नहीं कर पाते आप लोग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका में या न्यूजीलैंड में, कहीं भी कंट्री में जो बहुत ज़्यादा महंगी स्टडीज हैं, तो आपका एक एजेंट फोकस करता है अपने सिंगापुर की तरफ भी। आप सिंगापुर में जाइए, स्टडी बहुत सस्ती है, आप वहां पर जाइए, वहां पर आपको काम भी मिलेगा और आप 1 साल के बाद एसपास या वर्क परमिट वहां ले सकते हैं। या आप लोगों को इतना भी बता देते हैं कि इसके बाद आप अमेरिका, कनाडा या कहीं भी आप जा सकते हो, वो वैलिड है। मैं आप लोगों को बता दूं, सिंगापुर की जो स्टडी है वो सिंगापुर में ही वर्क नहीं मिलता है, तो आपको कनाडा, अमेरिका और अदर कंट्रीज में कैसे काम मिल जाएगा सिंगापुर की स्टडी पर। इनका जो छठा पॉइंट ये कह रहे हैं कि आपको एजेंट है ना, आपको इधर सिंगापुर भेजता है, प्रेशर डालता है आपको, ना कि आपको कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वहाँ का रिकमेंड करके कि आपको इधर भेजता है, क्योंकि आपका बजट नहीं होता है।
तो इसका मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको मैं आपको समझाता हूँ कि बाई चांस लगा लो कि ये एक बंदा है जिसके पास है 5 लाख रुपए और दूसरा बंदा है जिसके पास है 15 लाख रुपए, ठीक है, ये बंदा है। तो अब इन दोनों को, एक बंदे को लेनी है BMW और एक को लेनी है मारुति सुजुकी कोई गाड़ी, ठीक है, और इनके दोनों के बीच में ये सेल्स कंसल्टेंट। अब आप बताओ, खुद ही बताओ कि ये सेल्स कंसल्टेंट जिसके पास 5 लाख रुपए हैं उसको कौन सी गाड़ी सजेस्ट करेगा? वो तो सिंपल सी बात है कि कोई ना कोई मारुति सुजुकी ही सजेस्ट करेगा जो 5 लाख रुपए के रेंज में आती होगी। वो तो इसको, जिसके पास 5 लाख रुपए है उसको BMW बेचने की थोड़ी ना सोचेगा। अगर उसको BMW बेचने की सोचेगा इस बंदे को, तो वो तो उस पर तो टाइम ख़राब ही करेगा, क्योंकि उसका बजट है ही नहीं 15 लाख रुपए का, तो कहाँ से BMW खरीदेगा। तो इसीलिए एजेंट भी, जैसे आप उनके पास जाते हो और सबसे पहले एजेंट आपका बजट पूछता है कि आपका बजट कितना है। बजट जब आप अपना बताते हो कि मेरा जी 4 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का, तब जाके वो आपको कंट्रियाँ बताता है कि ये कंट्रियाँ हैं, आप इनमें जा सकते हो। 3 लाख रुपए लेके आप कैसे कनाडा जा सकते हो, समझ रहे हो आप? तो एजेंट तो आप पे अपना टाइम ख़राब ना करके आपको वही कंट्रियाँ बताएगा जितना आपका बजट है। अगर आपका बजट 15 लाख रुपए, तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको कनाडा ऑस्ट्रेलिया ही सजेस्ट करेगा। वो आपको सिंगापुर क्यों सजेस्ट करेगा? क्योंकि कनाडा ऑस्ट्रेलिया में एक एजेंट को सिंगापुर से 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना तक ज़्यादा पैसे बचते हैं। तो क्यों आपको सिंगापुर सजेस्ट करेगा जब आपको उतने पैसे मिल रहे हैं? वो आपके बजट के अकॉर्डिंग ही आपको सजेस्ट करता है। अब जो इनका जो 7वां पॉइंट है, 7वां पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं कि अगर बाई चांस आप सिंगापुर से पढ़ लोगे और यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको कहीं पर भी जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको सिंगापुर में ही जॉब नहीं मिल रही है, ठीक है, ये इनका पॉइंट है। अब मैं आपको बता दूं कि बाई चांस आप इंडिया में हो, आपने वहाँ से ग्रेजुएशन की है, कि आप जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तो आपकी क्लास में करीब 25, 30 या 50 बच्चे तो होंगे एक क्लास में, आपके बैच में। तो क्या वो 50 बच्चे ग्रेजुएशन करते ही सारे के सारे 50 के 50 बंदे की जॉब लग गई थी वहाँ इंडिया में? या आप ही बताओ। देखिए, ऐसा कहीं पर कोई कानून नहीं है कि आप ग्रेजुएशन करते ही आपको जॉब मिल जाएगी। ऐसा कहीं होता ही नहीं है। आप कैपेबल होगे तभी तो आपको जॉब मिलेगी, आप कैपेबल नहीं होगी तो आपको कौन जॉब देगा? ये इंडिया में भी रूल लागू होता है और इधर सिंगापुर में भी रूल लागू होता है। अगर यहाँ पर आप 6 महीने की स्टडी करते हो तो तुरंत आपको 6 महीने की OJT मिल जाती है, क्योंकि आप कैपेबल होते हो उस OJT के। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आपको तो काम ही नहीं मिलेगा। वो जो 6 महीने का काम मिल रहा है वो क्या है? वो भी तो काम ही है। अब उसके बाद पास मिलना थोड़े से चांसेस कम हो जाते हैं, वो फिर आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयर को, आपके मैनेजर को लगेगा कि भाई जिस आदमी को मैं OJT के टाइम पर 1200-1300 डॉलर में दे रहा था उसको सैलरी, अगर मैं इसको एस पास देता हूँ तो इसको सैलरी देनी पड़ेगी 2400-2500। तो 2400-2500 के लायक हो आप, उस मैनेजर को आपको बताना पड़ेगा ना कि मैं लायक हूँ या नहीं हूँ 2400-2500 डॉलर के, समझ रहे हो? क्योंकि आपकी सैलरी भी दुगनी हो रही है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वो आप पे डिपेंड करती है कि आप कैसा काम कर रहे हो, कैसा काम नहीं कर रहे हो। अगर आप वैसा काम करोगे तो वो ऑब्वियस सी बात है वो आपको देगा। अगर नहीं वैसा काम कर रहे तो आपको कौन देगा? अब एक बात बताओ ना, कोई भी एम्प्लॉयर है, मैं अगर बाई चांस कोई कंपनी चला रहा हूँ और मैंने अपने नीचे कोई बंदे रख रखे अपने काम करने के लिए, अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो मैं उनको क्यों जॉब दूंगा? उनको तो निकालूंगा ही मैं। तो अगर काम कर रहे हैं तो काम करते करते धीरे धीरे आदमी बढ़ता है, तो उनकी सैलरी भी उसी हिसाब से बढ़ती है जितने वो कैपेबल होते हैं। और जो इन्होंने दूसरी जो बात बोली कि आप यहाँ से बाहर निकलोगे तो आपको कहीं पर भी कुछ भी काम नहीं मिलेगा। देखिए, आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे या आप कहीं और भी जाएंगे यूरोप में, तो आपको काम ही नहीं मिलता, क्योंकि आपको सिंगापुर में ही काम नहीं मिला था। अब आप मुझे एक बात बताओ कि बाई चांस किसी भी, जब बंदा इंडिया से बाहर निकलता है, किसी भी कंट्री में बाहर जाने की सोचता है, तो सबसे आसान तरीका उस कंट्री में घुसने का क्या होता है? सबसे आसान तरीका होता है स्टडी वीज़ा, उसके बाद आता है टूरिस्ट वीज़ा, और उस जो तीसरे नंबर पे आता है वो आता है वर्क परमिट, जो आप किसी काम के लायक हो। तो वर्क परमिट तो आप ये लगा लो कि इंडिया से बहुत कम बच्चे जाते हैं बाहर काम करने जो कैपेबल होते हैं, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं जिनको कंपनियां खुद प्लेसमेंट देती हैं, बाहर से आके आप हमारे यहाँ पर काम करो तब हम आपको जॉब दे देंगे। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स होते हैं, हमारी तरह नहीं होते हैं।
समझो इस बात को, जितना अपना लेवल है उतना ही हम कर पाएंगे। तो अब जैसे बाई चांस आपने सिंगापुर से यहाँ से कोई कोर्स कर लिया, तो आप डायरेक्टली अगर कनाडा में जॉब अप्लाई करोगे या कहीं और जॉब अप्लाई करोगे ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको ऑब्वियस सी बात है कौन देगा आपको जॉब। अगर आप इंडिया में भी आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखी है और एक अच्छे कॉलेज से कर रखी है, कोई अच्छे कॉलेज से आपने की ग्रेजुएशन, आप सिंगापुर में अप्लाई करते हो तो क्यों देगा आपको जॉब? क्योंकि उसको यहाँ पर बंदे मिल रहे हैं उस टाइप के। लेकिन आप कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हो, आपके पास बहुत सारे आइडिया हैं, आपका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, तो कौन एम्प्लॉयर नहीं चाहेगा कि अब आप मेरी कंपनी में काम करो, मेरे लिए काम करो। तो भाई जैसे अगर आप यहाँ से सिंगापुर से अपना 1 साल का डिप्लोमा करते हो, पहली बात अगर आप इंडिया में जाते हो, इंडिया में किसी भी होटल में अप्लाई कर लेना, आप किसी भी बढ़िया से रेस्टोरेंट में अप्लाई कर लेना, आपको कंफर्म जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अब रही बात कनाडा ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर जॉब होती नहीं है, ऐसे मिलती नहीं वर्क परमिट, तो कहाँ से मिलेंगे? आप ही देख लो, आप कितने बंदे गए हैं वर्क परमिट पे ऐसे कि जिसको डायरेक्टली जॉब अप्लाई करी और उसने जॉब भेज दी और फ्री में बच्चा चला गया। अगर बच्चे यहाँ से वर्क परमिट पे गए भी हैं तो उन्होंने एजेंट को बहुत मोटा पैसा दिया है, किसी ने 15 लाख रुपए दिए, किसी ने 25 लाख रुपए तक भी दिए, ऐसे भी जाते हैं लोग। तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप यहाँ से अगर पढ़ते हो, चाहे कहीं से भी पढ़ो, सिंगापुर कोई मेन नहीं है, अगर आप कहीं से भी पढ़ते हो तो उसके बाद आपको दूसरी कंट्री में जाना है वर्क के लिए, तो वर्क मिलना इतना आसान नहीं होता है। तो उस कंट्री में घुसने के लिए आपको स्टडी वीज़ा डालना पड़ता है। अगर आप स्टडी वीज़ा डालते हो, आप लंबे टाइम तक रहोगे, तो आप अपनी जॉब सर्च कर पाओगे, आप उनके सामने अपना टैलेंट दिखा पाओगे। समझ रहे हो? घर बैठ के वो एक स्काइप इंटरव्यू ले लेगा, उसमें कोई टैलेंट नहीं दिखता किसी बच्चे का, क्योंकि आप कोर्स वो करते नहीं हो, और जितने कैपेबल आप होगे उसी टाइप से आपको मिलेंगी। ये नहीं है कि आपने यहाँ से 1 साल का डिप्लोमा कर लिया तो आपका 1 साल वो बर्बाद ही है, बिल्कुल आप कुछ कर ही नहीं सकते अपनी ज़िंदगी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हो उससे अपना। अगर बाई चांस आपका सिंगापुर में कुछ नहीं हुआ है, आप इंडिया गए हो, आपका बजट नहीं बन पा रहा है कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं और जाने का, तो सबसे बढ़िया है कि आप अपना इंडिया में ही आप कोई ना कोई जॉब ढूंढ लो, और इंडिया में कंफर्म आपको जॉब मिलेगी। वहां आप स्टडी के लिए गए, पहली बात है कि पहले 6 महीने 6 मंथ, एक जिस दिन आपने सिंगापुर में स्टडी स्टार्ट कर दी से लेकर 6 महीने काउंट कर लेना। मीन कि 1 जनवरी को आपने वहां पर स्टडी स्टार्ट कर दी तो जून 30 तारीख तक आप काम नहीं कर सकते, वहां पर अनलीगल है। चोरी छुपे काम करोगे या आप कहीं पर ऐसी जगह पर काम करोगे जहां पर आप पुलिस को ना पता लगे, मगर पकड़े गए तो आपको 2 घंटे के अंदर अंदर एयरपोर्ट का रास्ता दिखा दिया जाएगा और आप सीधा ही डिपोर्ट हो जाओगे अपनी कंट्री के लिए। तो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि वहां पर जो बच्चे 1 साल की स्टडी के लिए जा रहे हैं उनके लिए ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं कि पहले 6 महीने आप वहां पर काम नहीं कर सकते हो। अगर काम कर रहे हो कहीं पर तो अगर पकड़े गए तो आप सीधा डिपोर्ट हो जाओगे। उसके बाद चलो आप काम भी करने लग गए, वहां पर चोरी छुपे काम कर रहे हो, मगर जिस मालिक के पास आप काम कर रहे हो वो अपनी मर्जी से आपको सैलरी देगा, प्लस आपसे इतना काम करवाएगा, तो आप यही बोलोगे कि भगवान मैं कहाँ फंस गया यार, इससे अच्छा तो नहीं आता तो ठीक था। उसके बाद पिछले 6 महीने, उसके बाद आप लोगों को कॉलेज की तरफ से ओजीटी लगती है। ओजीटी का मतलब ये होता है कि जो ट्रेड आप लोग वहां पर काम आप सीख रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, उस पर आप लोगों को वहां की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया हुआ है 6 महीने आप सिंगापुर में स्टडी के साथ वर्क कर सकते हो। पिछले 6 महीने पहले वाले नहीं कर सकते, पिछले 6 महीने आप काम कर सकते हो। वो काम करोगे, वो लीगल काम है। उसमें भी आप अगर किसी के पास जॉब के लिए जाते हो तो वहां से $700 से लेकर $1500 तक आपकी सैलरी बनती है, मगर वो भी मालिक पर डिपेंड करेगा कि आपसे काम 8 घंटे करवाते हैं, 10 घंटे करवाते हैं, 12 घंटे करवाते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि ओवर टाइम दे या ना दे वो मालिक की मर्जी है, क्योंकि आप वहां पर एक फंस चुके हो कि आपने एजेंट को 3 लाख, 2.5 लाख या 3.5 लाख रुपए दिया वहां पर स्टडी करने के लिए। आपने 6 महीने चोरी छुपे काम किया, कईयों ने डर के हमारे काम नहीं किया, तो वो 6 महीने आपके गए,
6 महीने पिछले बचे जो आपने काम किया वहां पर लीगल तौर पर, उस 6 महीने में आपने क्या कमाया या पहले वाले 6 महीने में आपने क्या कमाया। आपको बताता हूँ, अगर आप पहले वाले 6 महीने में 2400 पे काम करते हो तो वहां पर आपका खर्चा जो आएगा वो उसी पर ही जॉब पर डिपेंड करता है। और कई बच्चे नहीं काम करते हैं, वो डर जाते हैं कि हम नहीं काम करेंगे, क्या पता हम लोगों को सिंगापुर की पुलिस ना पकड़ ले और हमको डिपोर्ट ना कर दे। अभी 6 महीने का खर्चा 3.5 लाख रुपया आप देकर आए हो स्टडी के लिए। अगर 6 महीने का खर्चा, 6 महीने का खर्चा कम से कम 2-2.5 लाख रुपए 6 महीने का खाने का खर्चा या रहने का खर्चा, वहां पर आप लोगों का मेडिकल का खर्चा जो भी है वो पड़ जाएगा आपको 6 महीने का खर्चा। अगर वहां पर आप चालाकी से या किसी तरीके से कमाते हो चोरी छुपे तो वो थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाएगा, मगर क्या है कि आपकी स्टडी पर की वहां पर आपको कम से कम 6 से 7 लाख रुपए की। और उसके बाद पिछले 6 महीने आपने काम किया तो वो आपने कितना कमा लोगे वहां से 2.5 लाख रुपया या 3 लाख रुपया। मगर आपको ये नहीं पता कि आपने पहले वाले 6 महीने में जब वहां पर काम किया है उसका पैसा कहाँ गया, क्योंकि प्रॉपर ही आप वहां पर सिंगापुर में स्टडी करने के लिए जा रहे हो तो 1 साल की स्टडी करने के लिए जा रहे हो तो प्रॉपर घाटे में जाओगे आप। जाना नहीं जाना वो आप पर डिपेंड है, क्योंकि और जो अब इन्होंने जो 8वां पॉइंट बोला, 8वें पॉइंट में इन्होंने 2-3 बातें बोली हैं। पहली बात इन्होंने बोली है कि काम करना इलीगल है सिंगापुर में स्टडी टाइम पे। दूसरी बात इन्होंने बोली है कि आपको अगर आप काम करते हुए फंस जाते हो तो आपको 2 घंटे के अंदर अंदर आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और जो तीसरी बात ये बोली है कि आप जिस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हो वो आपको सैलरी कम देगा और आपसे काम ज़्यादा करवाएगा और आप सोचोगे कि मैं कहाँ फंस गया। ये 3 बातें इन्होंने 8वें पॉइंट में बोल लिया। देखिए मैं आपको इसका पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ। जो इन्होंने अपनी पहली बात बोली है कि काम करना इलीगल है सिंगापुर में स्टडी टाइम पे, जी हाँ बिल्कुल 100% सही है कि आप 6 महीने तक यहाँ पर काम नहीं कर सकते हो। अगर आप काम करते हो तो एक इलीगल ऑफेंस है, ठीक है, वो इलीगल वर्क कर रहे हो, आप काम नहीं कर सकते आप 6 महीने की स्टडी में। और दूसरा बात, अगर आप फंस जाते हो तो आपको 2 घंटे के अंदर अंदर डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, पहले आप पूरा गूगल पे इंटरनेट पे कहीं भी सर्च करो कि सिंगापुर कितना एक्सपेंसिव है। आप एक बार ही सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा सिंगापुर कितना एक्सपेंसिव शहर है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है ये। जब आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सिंगापुर कितना एक्सपेंसिव है। तो सिंगापुर गवर्नमेंट को ये बात नहीं पता होगी, कोई बच्चा इंडिया से यहाँ पर आ रहा है सिंगापुर में। इंडिया क्या है, एक अंडर डेवलपमेंट कंट्री है इंडिया कोई एक, और सिंगापुर को ये पता है। अगर वहाँ से कोई बच्चा यहाँ पर आता है जिसकी कॉस्ट आती है $6,000 $7,000, ये बच्चा खर्च करके यहाँ पर 6 महीने या 7 महीने रहेगा, क्या गवर्नमेंट को पता नहीं है कि ऐसा बच्चा काम करेगा या नहीं करेगा यहाँ पर? जो बंदा ऐसे कोर्स करने आता है कहीं से भी, चाहे वो इंडिया से आता है, बांग्लादेश से आता है, श्रीलंका से आता है, चाइना से आता है, कहीं से भी आता है, यहाँ की गवर्नमेंट को पता रहता है कि वो यहाँ के काम करेगा ही करेगा, क्योंकि ये इतना एक्सपेंसिव है कि बगैर काम किए आपका काम चल ही नहीं सकता। यहाँ की गवर्नमेंट को पता है। लेकिन देखिए ये बातें मैं बताना ठीक नहीं समझता हूँ। देखिए मैं इस बात में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ये चीज़ें वीडियो पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि अगर बाई चांस किसी ने मेरी वीडियो की कंप्लेन कर दी तो मेरे को भी बड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पर काम करना इलीगल है तो फिर भी बच्चे कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मेरे को एक भी बच्चा आप ऐसा दिखा दो कि उस बच्चे ने 6 महीने तक कुछ किया ही नहीं। यहाँ कोई खाली नहीं है भाई, सब काम करते हैं, पर डिफरेंट वो है कि कोई काम करता है $5 में, कोई काम करता है $10 में, कोई काम करता है $8 में, कोई काम करता है $15 में। काम लेकिन सब करते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो काम नहीं करता है यहाँ पर पूरे सिंगापुर में। जितने भी इंडियंस हैं, बांग्लादेशी हैं, श्रीलंकन हैं, कोई भी है, हाँ लेकिन काम करना इलीगल है। दूसरा पॉइंट रही कि डिपोर्ट कर देने की बात, कि भाई अगर बाई चांस आप फंस जाते हो तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। देखो मेरे को यहाँ पर अभी फ़िलहाल हो गए हैं 11 महीने, अगला महीना मेरा लास्ट है।
अभी मेरे को फ़िलहाल यहाँ पर 11 महीने हो गए हैं। मैं करीब मिला हूँगा 200 या 250 स्टूडेंट से तो अभी तक मिल लिया हूँगा, जिसको जानता हूँ कि हाँ ऐसे बंदों से मिल लिया। और जितने भी एक्स्ट्रा वैसे आते चलते फिरते ऐसे, हाँ भाई कैसा क्या हाल है, उनसे तो मिला ही मिला हूँ। मैंने आज तक 11 महीने में एक भी बच्चा डिपोर्ट होता हुआ नहीं देखा है जो काम करते हुए पकड़ा गया है। एक भी बच्चा मैंने 11 महीने में आज तक ये नहीं देख लिया जो काम करता हुआ पकड़ा गया और उसको डिपोर्ट कर दिया, मैंने नहीं देखा है। ना ही 150-200 बंदों में से किसी ने मेरे को बताया है। अगर बताया भी है तो सुनी सुनाई बातें बताई हैं कि वो फलाना लड़का था तो वो डिपोर्ट हुआ था। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि भैया मेरे को उसका नंबर दे दो, मैं उससे बात कर लेता हूँ किस कंडीशन में डिपोर्ट हुए थे आप। लेकिन नहीं, भला वो मेरे दोस्त ने बताई थी। अब ऐसे दोस्त के दोस्त बताते रहते हैं कि भाई ऐसा ऐसा लड़का डिपोर्ट हुआ था, पर मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई बंदा जो काम करता हुआ पकड़ा गया है और डिपोर्ट हुआ है। कि मेरे सामने इन 11 महीने में करीब 5 बच्चे ऐसे हैं, 5 या 6 बच्चे आप लगा सकते हो कि जिनको काम के टाइम पे पकड़ा है पुलिस ने। पहला बच्चा जो इसको पकड़ लिया पुलिस ने, पकड़ा क्यों? अभी वो एक रिटेल स्टोर पे काम करता है, रिटेल का काम करता है। मैं आपको कंपनी का नाम नहीं बता सकता हूँ। वो रिटेल स्टोर पे काम करता है। वहाँ पर कोई बंदा उससे कुछ लेने आया, लोकल सिंगापुरियन, तो वो उस टाइम पे उसकी उस पे शॉप पे नहीं था। तो वो कस्टमर उस बात पे गुस्सा हो गया और गुस्सा होते होते छोटी मोटी बहस हो गई उनमें आपस में। और बहस होने के बाद उस लोकल सिंगापुरियन बच्चे ने पुलिस को बुला लिया। और पुलिस आते ही सबसे पहला पुलिस का काम है, जो आपके पास आपका एक कार्ड होता है, एक आईडी कार्ड होता है जिसको आईसी बोलते हैं हम यहाँ पर, आइडेंटिटी कार्ड, वो आप देखता है पुलिस पहली बार में आपसे मिलते ही। चाहे आप कहीं भी कोई कुछ भी मिलोगे, पुलिस आपकी आईसी देखेगी। उसने आईसी देखी और आईसी पे था उसका स्टूडेंट पास, और वो काम कर रहा था वहाँ पर, कैशियर था वो। तो कैशियर था, पुलिस वाले ने उसको बोला कि भाई आपको पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा और आप चलो, किसी को बुला लो यहाँ पर, क्योंकि वो अकेला था उस स्टोर पे। तो उसने अपने बॉस के पास फ़ोन किया। बॉस ने उसको बोला कि ठीक है वो पुलिस स्टेशन चला जा, मैं आ रहा हूँ पीछे से। तो उस लड़के ने अपना स्टोर क्लोज के साथ वो चला गया पुलिस स्टेशन। उसका बॉस वहाँ पर 1 घंटे बाद पहुँचा है। वो बंदा 1 घंटे तक वहाँ बैठा रहा पुलिस स्टेशन में, और 1 घंटे के बाद जब उसका बॉस आया, उसके बॉस ने उसको 10 मिनट में छुटवा के उसको वापस काम पे वहीं उसी स्टोर पे काम पैक करने के लिए छोड़ दिया कि यहाँ बैठ के आप अपना काम करो। आप देख सकते हो, ये डिपेंड करता है कि आप पहला डिपेंड करता है कि आपका बॉस कैसा है। क्योंकि अगर बाई चांस आपको डिपोर्ट करता है ना कोई भी है, आपको पुलिस रिपोर्ट करती है या एमओएम आपको रिपोर्ट करती है, कुछ रीज़न बताना पड़ेगा ना अपनी रिपोर्ट में कि हम इस लड़के को इसलिए रिपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये यहाँ पर इलीगल काम करता हुआ पकड़ा गया हमें। अब इलीगल काम करता हुआ पकड़ा गया है तो उस रेस्टोरेंट का या कंपनी का या जहाँ पर आप काम कर रहे हो उसका भी नाम आएगा कि इस कंपनी में आप पकड़े गए हो। आप तो खाली डिपोर्ट होते हो अगर ऐसा कोई करता हुआ पकड़ा गया, लेकिन जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो, जिस रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हो, उस पर पता है कितना फ़ाइन लगेगा? 25,000 से लेके $30,000 तक का फ़ाइन है उसमें, वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। अब आपको लगता है ऐसा कि कोई बच्चा डिपोर्ट हो गया होगा? अगर बाई चांस आपको कोई काम पे रखता है एम्प्लॉयर, वो कुछ सोच समझ के ही तो रखता होगा कि आप पकड़े गए, या वो कुछ सोचता ही नहीं। वो सोचेगा अगर पकड़ा गया तो इस चीज़ का नुकसान होगा। नहीं, अगर आप पकड़े जाते हो जहाँ पर आप काम कर रहे हो उसका भी नुकसान है, उसका नुकसान आपसे 10 गुना ज़्यादा है। जितनी आप फीस दे के गए उसके 10 गुना उसको फ़ाइन देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप डिपोर्ट किस कंडीशन में हो या कांड क्या हुआ है वहाँ पर, समझ रहे हो? डिपोर्ट बहुत कम चांस है। मैं अब ये गारंटी ही नहीं दे सकता कि आपको कि 100% आप डिपोर्ट हो ही नहीं सकते यहाँ पर अगर आप काम करते हुए पकड़ के, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा है कि मैंने आज तक कोई देखा नहीं डिपोर्ट होता हुआ कोई लड़का। क्योंकि अगर आपको काम करते हुए पकड़ा गया है और आपको डिपोर्ट करने लग गए हैं तो उस रेस्टोरेंट या कंपनी पे उनको फ़ाइन ठोकना पड़ेगा, क्योंकि आपके डिपोर्ट के रीज़न में उन्होंने ये लिख के दे दिया है कि आप इस कंपनी में, इस रेस्टोरेंट में इलीगल काम कर रहे थे, इसीलिए हमने आपको डिपोर्ट किया, ये लिख के दे दिया। अब गवर्नमेंट उस रेस्टोरेंट पे भी एक्शन लेगी ही लेगी, मतलब आपको अगर डिपोर्ट करने लगी तो। इसलिए बहुत कम चांस है कि आपको डिपोर्ट किया जा सकता है।
बाकी मैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं देता हूँ कि कभी बोले कि ये 99% ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको डिपोर्ट कर दिया जाए और रेस्टोरेंट पे कुछ भी एक्शन ना लिया जाए। अगर रेस्टोरेंट पे एक्शन ले लिया तो उसका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया ना, उसकी तो 1.5-2 महीने की जो कमाई धमाई है वही चली जाएगी। और ऐसा ही अपना ऑस्ट्रेलिया में होता है, ऐसा ही कनाडा या कहीं भी आप चले जाओ कि बंदा वहाँ पर इलीगल काम करता ही करता है। वहाँ कैसे इलीगल काम करता है, जैसे अगर आप वहाँ पर स्टूडेंट हो तो आपको पर वीक में मतलब आपको 20 घंटे ही काम कर रहा है। मेरे को नहीं पता एग्जैक्टली किस कंट्री में कितने घंटे का क्या कुछ काम है, लेकिन एक वो दे रखा उन्होंने बाउंडेशन कि आपको 30 घंटे काम करना है, आपको 20 घंटे ही काम करना है एक वीक में, ऐसे काम मिलता है। क्या बच्चा एक वीक में 20 घंटे काम करता है वहाँ? अगर बच्चा बाई चांस पैसे कमा रहा है तो कम से कम 8-9 घंटे तो एक दिन में काम करेगा। तो 8 3 24, ये तो 3 ही दिन में ख़त्म हो गए आपके सारे के सारे घंटे। तो क्या 4 दिन वो घर पे बैठेगा? वहाँ पर भी 4 दिन वो इलीगल ही काम करेगा। ये इलीगल काम करना हर देश में होता है और हर देश की सरकार को पता भी होती है ये बातें। ऐसा नहीं है कि ये सिंगापुर में होता है, ये हर जगह होता है। इलीगल काम करना हर जगह पॉसिबल है, ठीक है। आप यूरोप में चले जाओगे तो यूरोप में भी इलीगल काम होते हैं। अब रही अगली बात में ये कह रहा है कि आप जिस एम्प्लॉयर के पास काम करोगे वो आपसे काम 4 गुना 5 गुना ऐसे लेगा। देखो ये हर प्राइवेट कंपनी में होता है कि आपको सैलरी 10,000 रुपये देंगे और आपसे काम लेंगे 1 लाख रुपए का। ये हर प्राइवेट कंपनी में होता है, ये यहाँ नहीं, अपने इंडिया में भी होता है। चाहे कहीं भी आप काम करते हो, बाहर कहीं भी काम करते हो, आपको रखा इसलिए जाता है कि आप मेरे को 1 लाख रुपए तक का काम करके मेरे को दो एक महीने में। ऐसा नहीं है कि आपको 1,000 रुपये 10,000 रुपये सैलरी दे रहा हूँ और आपसे काम ले रहा हूँ, बस मैं आपसे कमा रहा हूँ 2,000 रुपये। ऐसा कौन रखेगा आपको? अगर आपको काम पे रखा है तो आपसे काम भी तो लेगा, चाहे वो कितना भी काम ले, और जितना काम करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि बाद में क्या पता आपको पास भी दे दे वो बंदा कि काम ही आप इतना कर रहे हो। जो अब इनका जो 10वां पॉइंट है, वो 10वां पॉइंट ये है कि ये बोल रहे हैं कि अगर आप इधर करते हो, स्टडी करते हो, जीटी करते हो तो आप घाटे में रहोगे, ठीक है। वो इन्होंने बताया कितने रुपए कौन कमाता है कौन नहीं कमाता है, वो देखो बहुत डिपेंड करता है कि आपकी ओजीटी कहाँ पर लगती है। अभी मैं पूरी की पूरी एक वीडियो बनाऊंगा इस पर, मैं आपको 2 बच्चों को रिलेट करके दिखाऊंगा कि उसने इतना पैसा कमाया यहाँ से और उसने इतना पैसा कमाया। जो आने वाली वीडियो वो मेरी 2-3 दिन में के अंदर ही आ जाएगी, वो आप उसको देख सकते हो, ठीक है, कि कौन किसने क्या कुछ कमाया क्या कुछ नहीं कमाया। और ऐसे इंटरव्यू में डालता भी रहूँगा आगे, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख सकते हो कमाने का। मैं आपको एक तो मैंने पहले वीडियो भी बना रखी है और आगे आने वाली वीडियोस में भी मैं आपको बताता रहूँगा कि किसने क्या कुछ कमाया क्या कुछ नहीं। हम इंडियंस को बाहर की दुनिया पसंद आती है, चकाचौंध पसंद आता है, इसलिए हम भागते हैं। मगर 2 दिन 3 दिन के बाद जब वहां पर माहौल थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है, क्योंकि वहां पर एक तो सेट नहीं हो पाते, दूसरी बात है आपकी जॉब नहीं मिलती है, और तीसरी बात यह है कि वहां का पौंड पानी आप लोगों को सेट नहीं होता है, तो वहां पर दिक्कतें ये आती ही आती हैं। हाँ, आगे रहना रहने के लिए आपके पास इतना पैसा नहीं होता, इतना अफोर्ड आप नहीं कर पाते हो कि आप अकेले एक रूम में रह सको, तो वहां पर क्या आपको शेयरिंग रहनी पड़ेगी। शेयरिंग का मतलब है कि आप 6-7 लड़के या वहां पर आप रह सकते हैं, इकट्ठे रह सकते हो। मगर क्या है कि शेयरिंग में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कई मालिक लालच के चक्कर में वो 10-10 12-12 लड़कों को एक रूम में रखते हैं, जबकि वहाँ अलाउ है 5 जो पर्सन है वो ही एक रूम में रह सकते हैं। मगर क्या है कि उससे ज्यादा भी वो 10 से 12 लड़कों को या जो वहां पर वर्कर है उनको रखते हैं। जहां पर वहां पर छापा पड़ता है तो वो जो मालिक है वो उनको उसी टाइम बोल देता है कि रूम खाली करो मेरा अभी, तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। रात भर आप दिन भर आप अपने सामान के साथ डोलते हो, तो फिर आप लोगों को याद आता है यार यहाँ पर मैं आगे फंस गया हूँ। तो दोस्तों ये कंडीशन होती है खाने का वहां पर क्या है कि आप लोग अगर शेयरिंग में रहोगे तो हर एक आदमी की आदत के अनुसार आपको पता नहीं है ये आदमी कैसा है कैसा नहीं है, तो वहां पर खाने की भी आप लोगों को दिक्कत आती है। और उसके बाद क्या है कि वहां का जो सिंगापुर का वातावरण है वो है थोड़ा सा
जिसको हम बोले चिपचिपा सा उमस वाला वातावरण है वहां पर। और वहां पर क्या है कि थोड़ा सा वहां पर खटमल बहुत ज्यादा है, या फिर आप लोग 6-7 बंदे इकट्ठे रहोगे तो अगर किसी को भी अगर ऐसी कोई लाई लग की बीमारी लग गई तो 6-7 को वो पक्का बीमार कर देगा। तो वहां पर की जो लाइफ है ना वो स्टूडेंट्स के लिए मेरी तरफ से बिल्कुल ठीक नहीं है। और वहां पर सबसे अच्छा स्टडी ना करो, यहीं पर आपको डिप्लोमा करके अच्छी जॉब इंडिया में ढूंढो तो अच्छे रहोगे। सिंगापुर में और में आप लोगों के लिए स्टडी के लिए ठीक नहीं है। आप जाना या नहीं जाना वो आप पर डिपेंड करता है। और वहां पर स्टडी करने के बाद आपको 100% श्योर है कि आपको वहां पर जॉब नहीं मिलेगी, आपको इंडिया वापस आना ही पड़ेगा स्टडी खत्म होने के बाद। कुछ लड़कों से मेरी बातचीत भी हुई थी पीछे, तो उन्होंने बोला था कई कॉलेज क्या करते हैं कि पैसे के लालच में वो 1-2 पेपरों में फेल कर देते हैं। तो वो बोलते थे कि आपको अभी यहाँ 3 महीने की पढ़ाई और करनी पड़ेगी, 6 महीने की पढ़ाई आपको और करनी पड़ेगी। मगर आप लोगों को 6 महीने के लिए जो ओजीटी मिलेगी वो 6 महीने की मिलेगी। उसके बाद अगर आप 6 महीने कॉलेज अगर लालच के लिए आप लोगों को 2 पेपरों में फेल करता है तो आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए 6 महीने के लिए दोबारा पेपर देना पड़ेगा, जो वहां पर आपको रहना पड़ेगा, उसका खर्चा पड़ेगा आपको अलग से। तो ये प्रॉब्लम सिंगापुर के कॉलेज में आती हैं। आप जो वहाँ का स्टूडेंट्स जो पढ़ के आए हैं, आप वहाँ से आपके जो नज़दीक के डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी आप ढूंढिए, उनको पकड़िए, वहाँ से बात कीजिए उनको, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो दोस्तों ये मेरा थोड़ा सा टॉपिक था आपको बताने का। बाकी जाना या नहीं जाना वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अगर सिंगापुर में स्टडी करनी है तो आप जरूर जाएं। अगर आप वहां पर सोच रहे हैं कि मैं वहां स्टडी करके साथ में कमाई कर सकता हूँ और बाद में मेरे को वहां का वर्क परमिट मिल जाएगा या एस पास ई पास मिल जाएगा, संभव नहीं है, ये कभी भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। मैं आप लोगों को फिर भी बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है। तो दोस्तों इतना बताता हुआ जानकारी देता हुआ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को जरूर प्रेस करके जहां पर मैं जो भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और उसके बाद आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी जरूर करें ताकि दूसरे बच्चों के पास भी ये वीडियोस जाए जो सिंगापुर में स्टडी करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर वीडियो समाप्त करता हूँ और आप लोगों से इजाजत मांगता हूँ। मेरी तरफ से आप लोगों को प्यार भरी नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद। कमाया। और जो अब इनका जो 11वां पॉइंट है वो 11वां पॉइंट ये है कि आप यहाँ पर मतलब आपको पानी सूट नहीं होगा, आपका मन नहीं लगेगा और एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लड़के भी रहते हैं। देखिए एक कमरे में यहाँ मैक्सिमम 4 बच्चे रहते हैं, 4 या 5 बच्चे। वो इसीलिए रहते हैं क्योंकि ये भाई है ही इतना एक्सपेंसिव, तो क्या कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअली रहना चाहते हो तो आप रह भी सकते हो, उस पर कोई वो नहीं है कि आप इंडिविजुअली रह नहीं सकते। आप जिस हिसाब से अपनी कमाई करोगे उस हिसाब से तो आप रहोगे। आप रहने को यहाँ पर $500 के में भी रह सकते हो, जिसमें आपको स्विमिंग पूल भी मिलेगा, जिम भी मिलेगा और अच्छा घर भी मिलेगा, रहने सोसाइटी भी अच्छी मिलेगी। उसमें $500 लगते हैं, आप वो दे पाओगे? तो जिस हिसाब से आप रहोगे उसी हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा, जैसे इंडिया में भी होता है। जिस हिसाब से आप फ्लैट खरीदते हो, जिस हिसाब से अपना घर खरीदते हो, उसी हिसाब से आपको रहना पड़ता है। कुछ लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, कुछ लोग महलों में रहते हैं। अब महलों वाला अपना महलों वाला पैसा खर्च कर रहा है, झोपड़पट्टी वाला अपना झोपड़पट्टी वाला पैसा खर्च कर रहा है, और एवरेज वाला बंदा अपने एवरेज घर में रह रहा है, जैसे आपके मेरे जैसे बंदे होते हैं। ये कुछ तुक नहीं है कि मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो आप बढ़िया घर में रहिए, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो शेयरिंग वाले में रहिए। देखिए शेयरिंग वाले में मैं आपको रहने का एक सबसे बढ़िया मज़े वाली ये बात बताता हूँ कि आपका मन लग जाता है। जब आप नए नए इंडिया से यहाँ पर आते हो तो आपका मन लगाने के लिए कोई ना कोई चाहिए आपको, जिससे आप बात कर सको, जिससे कोई पूछ सको भाई मैं क्या कर सकता हूँ या क्या नहीं कर सकता हूँ। कोई मन लगने के लिए आपको चाहिए। और शेयरिंग में ऐसा नहीं है कि सारे लोंडे के लोंडे ही पड़े हैं। शेयरिंग में ये नहीं है भाई, शेयरिंग में ये होता है कि 2-3 लड़कियां हैं, 2-3 लड़के हैं, फ्लैट में इधर उधर घूम रही हैं लड़कियां, तुम भी घूम रहे हो, तो मन लगता है उसमें।
अब आप अकेले कहीं पर पड़े हो, एक फ्लैट ले रखा है जहाँ कोई जाता ना बोलता, ना तो आपसे कोई बात करता, ना ही आपसे बोलता, वहाँ पर आप रह के करोगे क्या? तो शेयरिंग में रहने में मज़ा अपना खुद का ही है। और ऐसा नहीं है कि बच्चे परेशान हैं, बच्चे सारे खुश हैं। जो शेयरिंग में रहता है वो मज़े से रहता है, क्योंकि बातें करने को मिलता है, कोई अपना दुख सुनाता है, कोई अपना सुख सुनाता है, तो मज़ा आता है शेयरिंग में। और मैक्सिमम एक रूम में 4 या 5 बच्चे ही रखता है, और एक रूम में उस फ्लैट में 4 या 5 रूम होते हैं, किसी फ्लैट में 3 रूम होते हैं, उसी हिसाब से वो बच्चों को रखता है। और ये मैं आपको बात बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये भी एक कंप्लेन होगी, तो बेफालतू में यहाँ 6 बंदों से ज़्यादा आप एक फ़्लैट में नहीं रह सकते हो, वो इलीगल है, ये भी बात रखो। और फ्लैट मतलब बहुत कम बंद होते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं जाएगा उसमें। जो बंद होगा, जिस बंदे ने वो किराए पे ले रखा है, उसका नुकसान जाएगा। अगर जिस टाइम बाई चांस लगा लो कि आपने कोई किराया दे दिया और वो अगले दिन ही बंद हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका किराया भी चला गया। कुछ बंदे होते हैं ऐसे जो आपका किराया मार लेते हैं, लेकिन जिस बंदे का फ्लैट बंद हुआ है, वो अगला फ्लैट खोलेगा ही खोलेगा, क्योंकि वो उससे बहुत मोटा पैसा कमा रहा है। तो अगला फ्लैट खोलेगा तो आपको रखेगा ही, आपको रखेगा तो ये नहीं कि आपसे नया किराया मांगेगा, आपको एडजस्ट करेगा, कोई नहीं भाई तू रह ले इस महीने। जो अब इनका जो 12वां पॉइंट है, 12वां पॉइंट ये है कि सिंगापुर स्टूडेंट्स के लिए ठीक नहीं है। देखिए स्ट्रगल तो देखो हर जगह होता है। आपको चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप में, कहीं भी आप चले जाओ पूरी दुनिया में, स्ट्रगल आपको करना ही करना पड़ता है। आपको अपनी नींद ख़राब करनी पड़ती है, आपको अपना शरीर ख़राब करना पड़ता है, आपको सब कुछ करना पड़ता है पैसे कमाने के लिए, और लोग कर भी रहे हैं यहाँ पर। और वो जो ऑस्ट्रेलिया में है वो भी कर रहा है, जो कनाडा में वो भी कर रहा है, जो यूरोप में वो भी कर रहा है। बाहर जाके आज तक कोई इंसान खुश नहीं है जब तक वो पूरी तरीके से सेट ना हो जाए, जब तक पैसा ना कमाने लग जाए, बहुत अच्छा पैसा ना कमाने लग जाता, तब तक वो इंसान खुश नहीं है, चाहे वो कहीं की भी लाइफ है। अब समझो इस बात को। वहाँ खाली ये सिंगापुर के नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाओगे अपने देश को छोड़ के, क्योंकि सबसे ज़्यादा आराम तो देखो इंडिया में ही है। आप आराम से खा रहे हो, पी रहे हो, घर का खाना खा रहे हो, सुबह उठ रहे हो, फिर बाहर घूमने जा रहे हो, खेल रहे हो, कूद रहे हो, फिर वापस शाम को आ रहे हो, फिर खाना मिल जाता है, तो वहाँ पर कोई पूछने वाला लेने। लेकिन यहाँ काम करोगे तभी खाना मिलेगा, और खाना भी खुद ही बनाना पड़ता है भाई, और सब कुछ खुद ही करना पड़ता है, कपड़े भी खुद धोने पड़ते हैं, अच्छे साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। देखो लाइफ तो है, स्ट्रगल लाइफ है। यहाँ सिंगापुर के नहीं, पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाओ, वहाँ की लाइफ में स्टूडेंट्स दुखी रहता है जब तक वो सेट ना हो जाए। अब जो इनका अगला पॉइंट है वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद, अपनी OJT ख़त्म करने के बाद आपको पास नहीं मिलेगा, आपको सेट नहीं हो सकते हो यहाँ पर। देखो अब इस बारे में तो मैं क्या बोल सकता हूँ। अब किसी बंदे की किस्मत अच्छी निकलती है, किसी बंदे की किस्मत अच्छी नहीं निकलती है। कोई बंदा कैपेबल होता है, कोई बंदा कैपेबल नहीं होता है। बट हाँ, चांसेस कम है कि आप 30% लगा सकते हो कि 100 बंदे यहाँ पर सिंगापुर में आते हैं तो 30 बंदों को तो मिनिमम पास मिलता ही मिलता है। 70% बच्चे वापस जाते ही जाते हैं। लेकिन वो 70% बच्चे वापस जाके वो फ्री नहीं रहते हैं, वो या तो दोबारा से ट्राई करते हैं सिंगापुर में आने की, या कहीं और मूव हो जाते हैं। 10-15% ही बच्चे जो अपने घर पे बैठते हैं उसके बाद भी, क्योंकि आपके पास उस टाइम तक आपके पास सेविंग हो जाती है 1 साल के बाद, कि आपके पास 5-6 लाख रुपए आपके पास सेविंग है, या तो आप अपने घर पे दे देते हो या खुद के पास जो आपकी सेविंग होती है वो रखते हो। अब उस 5-6 लाख रुपए का आप यूज़ कहीं भी कर सकते हो। आप बाहर कहीं यूरोप में मूव होना चाहते हो, यूरोप में मूव हो सकते हो। घर जाके कुछ काम धंधा करना चाहते हो, कुछ काम धंधा कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है। और जो अब इनका जो लास्ट पॉइंट है, वो लास्ट पॉइंट ये है कि ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, कुछ कॉलेजेस आपको फेल कर देते हैं आपकी स्टडी में, ताकि आप और 6 महीने यहाँ पर रुको। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी कॉलेज आपको फेल नहीं करेगा। आपको कुछ भी आप लिख के आते हो ना पेपर में, आपको कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ के आपके नंबर देगा। फेल बहुत कम होते हैं, फेल बहुत कम। जैसे आप 5% लगा सकते हो, 5% बच्चे फेल होते हैं, बाकी 95% बच्चे पास होके ही निकलते हैं। अब 5% वो भी इसीलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कुछ दे के ही नहीं आते, ना तो असाइनमेंट जमा करवाते, ना पेपर में कुछ लिख के आते, कुछ भी नहीं। और स्टडी बहुत आसान है,
कोई हाई फाई स्टडी नहीं है, बहुत आसान है। एक मैं अब कैसे बता सकता हूँ कि आप एक 10वीं में बिल्कुल जो नॉर्मल स्टूडेंट है ना वहाँ का, जो बिल्कुल 10वीं 12वीं में बिल्कुल नॉर्मल स्टूडेंट रहा है, जिसके 35 40 45% नंबर ही आते थे, बस पास होता था, वो भी पास हो जाएगा यहाँ पर। स्टडी इतनी मुश्किल नहीं है और फेल कोई नहीं करता है यहाँ पर। अगर आप असाइनमेंट नहीं दोगे और एग्ज़ाम में कुछ लिख के नहीं आओगे, कुछ नहीं करोगे, तो ऑटोमेटिकली फेल करेगा। पैसे कमाने के लिए उनको अब बाई चांस लगा लो कि कुछ कॉलेजेस फेल करते हैं, कुछ कॉलेजेस फेल करते हैं, तो वो एक एग्ज़ाम का जो फ़ीस होती है वो फ़ीस होती है $500। अब $500 के चक्कर में वो आपको 6 महीने और रखेगा क्या इधर? ऐसा नहीं होता है। अगर आपको किसी भी पेपर में फ़ेल करता है तो आपकी वो फेल का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता आपके OGT पे। आपके 6 महीने स्टडी के हैं, अगर 6 महीने में 6 पेपर होंगे और एक पेपर में आपको फेल कर दिया तो 6 महीने बाद आपकी OGT स्टार्ट होगी, ना कि वो पेपर होगा। वो पेपर करने आप अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, वरना आपकी OGT तो स्टार्ट हो चुकी है। और जिस पेपर में आप फेल हुए, जिस मंथ के पेपर में आप फेल हुए, मॉड्यूल के पेपर में, वो अगले 6 महीने में उसी मॉड्यूल के उसी महीने में होगा। मीन्स कैसे, जैसे अभी आप मई चला हुआ है, अगर आप मई में अगर आप उस मॉड्यूल में फ़ेल हो जाते हो मई में, तो अगले साल की जो मई आएगी उसी में आप वो पेपर दे सकते हो, उसके बीच में पेपर दे ही नहीं सकते अगर आपको पास भी होना था। और पास फेल का यहाँ कोई चक्कर है ही नहीं, बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। मैंने तो आज तक तो कोई देखा ही नहीं जो मेरे सामने फ़ेल हो गया हो। एक पुराना लड़का था, भी वो विज़िट वीज़े पे आया था, उसने अपना रिज़ल्ट दिखाया था, वो था एक पेपर में फ़ेल, लेकिन वो OGT भी करके जा चुका था और दोबारा से भी आ रखा था, लेकिन आया वो विज़िट वीज़े पे था, वो जॉब सर्च करने आया था दोबारा से। तो फेल बहुत कम होते हैं, फेल होने का कोई चांसेस नहीं है। बाकी मैं कंक्लूज़न इस वीडियो का आपको बता देता हूँ कि क्या कंक्लूज़न निकला है इस वीडियो का।